हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बिहार में हुए सभी वन लाइनर एग्जाम यानी ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम के सब ईयर पेपर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखने वाले हैं। ये आपके आने वाले एईडीओ और अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। अगर आप इसके साथ हमारे नोट्स भी पढ़ लेते हैं तो आप जीएस सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और बचे हुए कम समय में भी अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको हमारा नोट्स लेना है तो आप हमसे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर को सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करेंगे और आज हमारी जो शुरुआत होगी वह हिस्ट्री से होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इतिहास के प्राचीन इतिहास सेक्शन से। पहला पॉइंट, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। अब देखिए इस तरफ किस किस एग्जाम में आया हुआ है यह आपको बताया गया है कि कौन सा फैक्ट्स किस एग्जाम में आया हुआ है। इसको यदि आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सेकंड, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, भारत की प्राचीनतम संस्कृति है कौन? तो पूरा पाषाणिक संस्कृति, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित कहाँ है? तो भीम बेटका में स्थित है। यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण कहाँ प्राप्त होता है? तो पाटने में प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चिरांदपुरा स्थल पर प्राचीनतम किस संस्कृति के मतलब उपकरणों का अवशेष मिलता है? तो आप कहेंगे नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। और ये चिरांद कहाँ है? तो चिरांद आपको बिहार में पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है, मतलब कृषि का उद्भव कब हुआ? तो आप देखेंगे ना बड़े पैमाने पर एक प्रकार से नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, दमदमापुरा स्थल कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है किसको? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा पहली बार न्यूलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो आप कहेंगे कुत्ता था। नेक्स्ट, हम लोग फैक्ट को देखेंगे। न्यूलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो नवपाषाण काल होता है। नेक्स्ट, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो गरासा कहा जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग सेकंड टॉपिक सिंधु सभ्यता को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है? तो लोथल। देखिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से दिया है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे प्रमुख नगर है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ दूसरा अलग अलग ऑप्शन होगा तो लोथल को आंसर दिया है क्योंकि यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इधर देखिए ये 70 बीपीएससी में पूछा गया है तो उसी हिसाब से ऑप्शन सेट होगा। नेक्स्ट, इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है ना। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। अब देखिए हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के उपकरण निर्मित किस से होते थे? तो तांबा या कांसा से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार डैश मतलब कितने वर्षों, मतलब वर्ष आपको बताना है, वर्षों तक 9 वर्षा के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। तो 900 वर्ष कहने का मतलब है कि आईआईटी एक अध्ययन किया, उसमें यह बताया कि कितना वर्ष तक सिंधु घाटी सभ्यता में वर्षा नहीं हुआ तो सिंधु घाटी पतन हो गया। तो 900 वर्षों तक ऐसा अध्ययन में मतलब देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो उसका नगर नियोजन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो नगरीय थी। जैसे वैदिक सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? ग्रामीण थी। नेक्स्ट, वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो बनावली था।
नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। देखिए ऑप्शन के हिसाब से यह बनाया जाता है। तो आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, कैन दीक्षित और एम एम वत्स, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे भोगवा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। और यह लोथल एक बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा में मिट्टी बर्तनों का सामान्यतः उपयोग होता था किस रंग का? तो आप कहेंगे लाल रंग का, ध्यान रखिएगा। एक जो छूट गया था, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, कहाँ पे? तो धौलावीरा में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है ना? कि आद्य ऐतिहासिक, देखिए आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि ऐसा काल जिसमें लेखन शैली तो है, मतलब लिपि और लेखन का संकेत तो मिलता है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसे पढ़ा या समझा नहीं है, यानी इसे अभी तक समझा नहीं गया है। इसी काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन आता है? सिंधु घाटी सभ्यता आता है। अब देखिए सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि चन्हू-दरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो वह सिंध में स्थित है। नेक्स्ट, सैंधो सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था, ध्यान रखिएगा। सैंधव लिपि की लेखन दिशा क्या है? तो दाहिनी से बाएं। नेक्स्ट, हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं वह कौन है? मतलब जगह का नाम, तो धौलावीरा, याद रखिएगा। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे वह लौह। देखिए लोहा का उपयोग ना सिंधु घाटी के लोग नहीं करते थे, इसे उत्तर वैदिक काल में जाना गया लोहे को। नेक्स्ट, हड़प्पा के निवासी मतलब किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? देखिए वैसे तो बहुत सारे के साथ इनका संबंध था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से वहां पे यही सही रहा होगा। तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। लोथल एक बंदरगाह नगर था। देखिए कितने बार, बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता से किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, याद रखिए कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें किससे निर्मित है? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी की मतलब जो मुहरे है वह सेल खरी से निर्मित है। अब देखिए सेल खरी ना एक नरम पत्थर होता था जिससे मुहरे भी बनाया जाता था, मनके भी बनाया जाता था, छोटे छोटे आभूषण और वस्तुएं भी बनाया जाता था। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो दजला फरात नदियों के बीच के उपजाऊ धरती। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है, वैसे गुजरात में बहुत सारा मतलब स्थल स्थित है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से लोथल। हड़प्पा स्थल स्थित है किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे स्थित है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसका? पशुपति की। आज हम लोग जिसे भगवान शंकर जी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु को सर्वाधिक प्रयोग किया गया वह क्या था? तो कांस्य था। हड़प्पा स्थित है कहाँ पे? पाकिस्तान में। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर बने होते थे ताम्र, टीन और कांस्य से। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की थी, कब की थी? 1922 में। आर डी बनर्जी मतलब राखालदास बनर्जी ने। सैंधव स्थल जो पंजाब में है, मतलब कौन कौन सा स्थल सैंधव स्थल पंजाब में है? तो हड़प्पा, रहमान डेरी, सराय खोला और जलीलपुर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध है किस की खेती के लिए? तो देखिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से गेहूं की खेती आंसर दिया है। नेक्स्ट,
कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई? तो 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित उन पॉइंट्स को देखेंगे जो बिहार के विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए, वेदों में प्राचीनतम कौन है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद। अब देखिए, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4 हैं। अब देखिए, 4 हैं तो हो सकता है कभी 3 दे दे और कहे कि चौथा कौन है, तो याद रखिएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है किस ग्रंथ में? वेद में। तो आप कहेंगे ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। त्रयी का अभिप्राय क्या है? तो 3 वेद। देखिए, इसमें अथर्ववेद को नहीं लिया गया है त्रयी में, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, मतलब अथर्ववेद को हटा दिया गया है और इस 3 को त्रयी के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया किस नदी के तट पे? तो परुस्नी नदी के तट पे लड़ा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का 9वां जो मंडल था पूर्णतः समर्पित है किससे? तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। नेक्स्ट, बोगस कोई का महत्व क्यों है? तो आप कहेंगे वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए बोगस कोई का महत्व है। अछूत की अवधारणा जो हमारे समाज में है वह स्पष्ट रूप से कब उद्गत हुई, मतलब किस समय? तो धर्मशास्त्रों के समय में, मतलब इसका उद्भव हुआ था। नेक्स्ट, एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वह कौन है? तो यजुर्वेद। नेक्स्ट, वैदिक देवता कौन नहीं थे? देखिए, वैदिक देवता में बहुत सारे होंगे जो नहीं थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ कार्तिकेय ही सही होंगे। नेक्स्ट, जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है वह है यजुर्वेद। अब देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट, संग्रहीता का अर्थ क्या होता है? तो कोषाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में प्राचीन भारत में पालागल क्या था? तो संदेश वाहक था, मतलब विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन का अधिकारी। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो ब्रह्मा करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है इसको। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन तक लड़ी गई थी। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है किसको? गाय को। गाय उस समय ना बहुत महत्वपूर्ण वस्तु था और इस गाय को लेकर बहुत ही लड़ाई होता था उस समय। नेक्स्ट, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। देखिएगा, अथर्ववेद में ना जादू, मंत्र, टोना, ये सब बहुत सारी चीज़ों देखने को मिलता था। आगे देखते हैं, वेदों का सही कालक्रम क्या है? तो वेदों का सही कालक्रम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बस। नेक्स्ट, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, इनकी संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद है। तुल्कप्यम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो देखिए, तुल्कप्यम व्याकरण से संबंधित है, याद रखिएगा। यह संगम काल में लिखा गया था और तुल्कप्यम को जो लिखे थे उनका नाम था तुल्कप्यर, मतलब इसी नाम से संबंधित था। जब भी आपको आएगा तो नाम से जुलता, अगर याद नहीं भी हो तो नाम से मिलता जुलता तुल्कप्यर को टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ है, विधि ग्रंथ मनुस्मृति। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की थी किसने? तो मनु ने। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो बिहार के विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश, मतलब उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। अब देखिए, कितने एग्जाम में यह पूछा गया है, बिहार के कितने एग्जाम में, आप देख लीजिए यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यह। नेक्स्ट, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किनको हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को हुई थी, गौतम बुद्ध को।
भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किए थे। कहाँ पे? तो गया में। कभी बोध गया जाइएगा, देखिएगा, सच में लगता है कि वहाँ पे एकदम शांति आपको महसूस होगा। नेक्स्ट, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में। इस फैक्ट को याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध सभा का अध्यक्षता, सभापतित्व या अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा किया गया था। अब देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अब देखिए, इसको कितने एग्जाम में पूछा गया है। यहीं पे हम लोग ना प्रथम बौद्ध संगति से लेकर चौथा बौद्ध संगति तक एक बार मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, प्रथम बौद्ध जो संगति हुआ था वह राजगृह में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। वह अजात शत्रु के मतलब शासनकाल में, उस समय अजात शत्रु राजा था और अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो महाकश्यप थे। और द्वितीय जो मतलब बौद्ध संगति हुआ था वह वैशाली में हुआ था, और द्वितीय बौद्ध संगति के समय जो राजा थे वह कालाशोक थे, है ना। और उस समय जो अध्यक्षता किया था द्वितीय बौद्ध संगति के, वह सुब्बाकामी या सब्बाकामी, इस तरह का नाम आता है। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय अशोक राजा थे, और उस समय तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, और उस समय राजा कनिष्क थे, मतलब कनिष्क के काल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता मतलब चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और कभी कभी पूछा जाता है कि इस मतलब चतुर्थ बौद्ध संगति की उपाध्यक्ष कौन थे? तो अब अश्वघोष थे। ध्यान रखिएगा, हम लोग चारों बौद्ध संगति को एक बार देख लिए। अब नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति मतलब कहाँ हुआ? तो राजगृह में हुआ, इसी को राजगृह भी बोलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद या बौद्ध संघ को किसने बुलाया था? तो अजात शत्रु द्वारा बुलाया गया था। एक बार हम लोगों ने देख भी लिया था, अब हम लोग एक बार मतलब बुक के अनुसार रिपीट भी कर ले रहे हैं। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था किसके काल में? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कहाँ पे? तो कुशीनगर में किया था। नेक्स्ट, डैश दिया है और लिखा है भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब किस दर्शन ने भारतीय परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आप कहेंगे वैशेषिक दर्शन ने किया। अब देखिए, वैशेषिक दर्शन का जो मतलब प्रतिपादक थे उनका नाम कनाद था। कनाद को कभी कभी उलूक के नाम से भी जाना जाता है। और देखिएगा, कभी कभी वैशेषिक दर्शन को न्याय वैशेषिक दर्शन एक साथ जोड़ कर कहा जाता है, क्योंकि दोनों दर्शनों में बहुत सारी समानता है, इसीलिए साथ में हम बोलते हैं न्याय वैशेषिक। लेकिन वैशेषिक दर्शन एक अलग दर्शन है और न्याय दर्शन एक अलग दर्शन है। तो वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कनाद थे और इन्होंने ही परमाणु सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट, त्रिरत्न या तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित था? तो जैन धर्म से संबंधित था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे अस्थूल भद्र थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की माता जी का नाम क्या था? तो महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, यह नेपाल में है। भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे किसका? तो बौद्ध धर्म के केंद्र थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया कौन थे? तो सबसे पहले अलार कलाम और फिर रुद्रक रामपुत्र, दोनों इनके शिक्षक का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। प्रथम बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो आप कहेंगे प्रजापति गौतमी, महात्मा बुद्ध की यह मौसी थी। नेक्स्ट, बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन क्या है? अब देखिए, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। मतलब महात्मा बुद्ध जी का कहना था कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। अब देखिए, बौद्ध दर्शन ना ईश्वर के अस्तित्व को भी नकारता है और अस्थाई आत्मा के अस्तित्व को भी नकारता है। एक चीज जान लीजिए, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बौद्ध दर्शन जो है वो आत्मा को नहीं मानता है, बट ऐसी बात नहीं है। आत्मा को मानता है, बट जिस प्रकार से वेदों में अस्थाई आत्मा का कॉन्सेप्ट है
उस आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध दर्शन परिवर्तनशील आत्मा को मानता है, अस्थायी आत्मा को नहीं। तो इसी संदर्भ में कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन वेद वाले आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ परिवर्तनशील आत्मा को एक्सेप्ट किया गया है। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, जुम्भी ग्राम में प्राप्त किए थे। महावीर का जन्म स्थान कहाँ था? तो इनका जन्म स्थान कुंडग्राम में था। नेक्स्ट, त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक किसका है? तो बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा। त्रिपिटक लिखी गई थी किस भाषा में? तो आप कहेंगे पाली में लिखा गया था। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है इसको। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुप्त शासकों ने बहुत ज्यादा दिया था, याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किनको माना जाता है? तो मक्खली गोसाल को माना जाता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया, किसके लिए? तो आजीविकों ने किया गया था, आजीविकों ने किया था, मतलब आजीवक एक संप्रदाय था। नेक्स्ट, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व, मतलब 14 पूर्व जो मतलब क्या बोलते हैं, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ इसको माना जाता है। नेक्स्ट, जैन कल्प सूत्र को किसने लिखा था? तो भद्रबाहु ने। ऐसे भी पूछ सकता है कि कल्प सूत्र के लेखक कौन थे? तो भद्रबाहु। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में एक समान नहीं है, तो आत्मदमन। देखिए, बौद्ध धर्म ना मध्यम मार्ग का अनुकरण करता है, जबकि जैन धर्म आत्म तप, मतलब एक प्रकार से आत्मदमन, बहुत ही कठिन तप की बात करता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पे चलता है, ना बहुत आसानी से और ना बहुत कठिन तरीके से, मतलब अपने को उपयोग करना है। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। देखिए, जैन धर्म में पहले से शुरू से A1 2 3 याद रखिएगा, और लास्ट में 23 और 24 वाले तीर्थकर का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में आप कर लेंगे। नेक्स्ट, महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में हुआ था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो संभवनाथ थे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर को कितनी बार पूछा गया है? बिहार के लगभग ऑल एग्जाम में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक मतलब प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ? पावापुरी में हुई थी। देखिए, इसको कितने एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा? तो भद्रबाहु के द्वारा हुआ था, ध्यान रखिएगा। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कहाँ पे? तो वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन आरंभ किया था, कहाँ? तो सारनाथ से किया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, बनारस में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के जो संवाद उन्होंने जो किया था आम लोगों से, किस भाषा में? तो पाली थी, मतलब गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो पाली थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, मतलब कहाँ से इन्होंने मतलब देना शुरू किया? तो सारनाथ से। पहली बार देखेंगे यहाँ 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था। जो शुरुआत में ना जो 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने तप करना शुरू किया था, बाद में आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध को उन लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि एक महिला से इन्होंने खीर खा लिया था। और बाद में देखेंगे उन्हीं 5 ब्राह्मणों को उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, कौन? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया, गया में ही बोध गया है, कभी जाइएगा तो देखिएगा, बहुत ही रमणीय स्थल है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखिएगा। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़ो, मतलब प्रतीक, जैसे कि स्तूप किसका प्रतीक था? तो आप कहिएगा मृत्यु का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
ब्रजयान संप्रदाय किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। तंत्र मंत्र से संबंधित था यह संप्रदाय। द्वितीय बौद्ध परिषद या द्वितीय मतलब बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। सिद्धार्थ, जिनको महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, किस धर्म की स्थापना की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म किस चीज का मतलब समर्थन करता था या हिमायत करता? तो बौद्ध धर्म हमेशा मध्य मार्ग की बात करता है और इसी के अनुकरण करता था। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ है? तो नेपाल में है। अब देखिए इससे रिलेटेड कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखेंगे ना कि एक प्रकार से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो बौद्धों का। बुद्ध के उपदेश संबंधित है किससे? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी वह क्या था? वह था कर्म का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट, बिहार में वैशाली की नगर वधु कहाँ से थी? मतलब आपको पूछेगा कि किसके शासन काल में थी? तो लिच्छवी के शासन काल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पूछेगा कि तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 16 महाजनपद, इससे आए हुए संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ किस राजा के काल में? तो अजात शत्रु के समय में, याद रखिएगा। बिंबिसार शासक था किस वंश का? तो हर्यक वंश का। नेक्स्ट, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। कभी कभी यह पूछता है कि जीवक किस शासक का चिकित्सक था? तो बिंबिसार का। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंबिसार कहाँ राज करता था? तो मगध पर राज करता था। नेक्स्ट, वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी तो वह उदयन था। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, अवंती राज्य की राजधानी कौन था? तो उज्जैन था, ध्यान रखिएगा। अवंती का राजा कौन था? तो चंड प्रदोत था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन एक गणतंत्र था? वैसे तो 3 गणतंत्र माना जाता है, कहीं कहीं 2 भी देता है, उसी में ऑप्शन के हिसाब से एक मल्ल था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आप कहेंगे राजगृह, इसी को ग्रीव ब्रज के नाम से भी जाना जाता है। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक था, याद रखिएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? तो लिच्छवियों के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, कहाँ? तो वैशाली में। मतलब बिहार लोकतंत्र की जननी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में। एक बात को याद रखिएगा कि अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। कभी कभी यह भी पूछ सकता है कि 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय। लेकिन यही बदल देगा कि 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलता है, तब आपका आंसर बदल जाएगा, तब भगवती सूत्र हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी आपसे पूछे कि किस बौद्ध ग्रंथ में, तो अंगुत्तर निकाय में, और किस जैन ग्रंथ में, तो भगवती सूत्र में, दोनों में मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट, वत्स का राज स्थित था किस जगह के आसपास? तो इलाहाबाद के आसपास। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित था, गंगा की मैदान था, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स थी। मतलब वत्स का राजधानी, वत्स एक मतलब महाजनपद था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ध्यान रखिएगा। 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बन गया? तो मगध बन गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य का वह शहर जो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा था, वह पाटलिपुत्र था।
एक प्रकार से यह सुरक्षित था उस समय के दृष्टिकोण से। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगृह या गृहवृत्स? याद रखिएगा, दोनों एक ही था। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। नेक्स्ट, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित बिहार में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। अशोक के स्तंभ पर लिखी गई लिपि क्या है? तो ब्राह्मी है, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्न शासक ने हर्ष के समय शासन किया, मतलब कौन ऐसा शासक था जो हर्ष के समय असम पर शासन किया था? असम भास्कर वर्मन, ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य द्वारा बनवाया गया जो महल था वह कहाँ था? तो कुम्हरार पटना में बनाया गया था। यह लकड़ी का महल था, अधिकांश इसमें लकड़ी का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय थी, इसकी मरम्मत किसने की थी? तो रुद्र दामन ने की थी। अब देखिए, कभी कभी यह भी पूछ सकता है कि इस झील का निर्माण किसने किया था? तो इस झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का यह प्रांतीय अधिकारी था, और रुद्रदामन ने इसका मरम्मत किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा दोनों तरीके से। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर का यह मतलब एक प्रकार से यह राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज, और उसी ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको भेजा था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, तो वह कौन था? तो दिव्या दान था, याद रखिएगा। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय था? तो देखिए, फौजदारी प्रकार का था। देखिए, दो प्रकार के न्यायालय था, एक फौजदारी न्यायालय, एक दीवानी न्यायालय। तो उस समय के फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, समाहर्ता था, मतलब क्या था समाहर्ता? तो महासंग्रहकर्ता को ही समाहर्ता बोला जाता था। अब देखिए, आज के समय में समाहर्ता की तुलना आप कलेक्टर या डीएम से कर सकते हैं, ठीक ना। उस समय के समाहर्ता और आज समय, अभी भी इसको समाहर्ता बोला जाता है, मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। तक्षशिला एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। जैसे आप देखेंगे बिहार में विक्रमशिला, नालंदा था, उसी प्रकार से तक्षशिला प्राचीन काल में, मतलब मौर्य काल के समय बहुत ही विश्वविख्यात था। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो आप कहेंगे 15 अधिकरणों में विभाजित था। नेक्स्ट, वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था, वह कौन सा मतलब था? तो आप कहेंगे भाब्रू स्तंभ, याद रखिएगा, या भाब्रू शिलालेख। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में जो भाषा प्रयुक्त किया गया है वह कौन सा था? तो प्राकृत भाषा का प्रयुक्त किया गया है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अशोक अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल का उल्लेख किया गया है, तो सोह गौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब क्या थे? ऑप्शन के हिसाब से टिक करिएगा। तो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो विशाखा दत्त थे। नेक्स्ट, वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो वह अभिलेख था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे यह प्राप्त चलता है। नेक्स्ट, वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी के रूप में बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी,
तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह कौन है? तो विशाखा दत्त है। नेक्स्ट, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस के समय में प्रधानमंत्री थे? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासक किया? तो मौर्य राजवंश ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में दिया था, क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी ने दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था, और सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है किस चीज में? तो आप कहेंगे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। देखिए, इंडिका जो पुस्तक है वह मूल रूप में अभी उपलब्ध नहीं है, मतलब दूसरे कुछ ऐसे बुक से मतलब इसके मतलब जो बातों को लिया जाता है, मूल रूप से यह उपलब्ध नहीं है। और इंडिका पुस्तक का लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट, इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था, क्या लगता था? तो पौत्र। पौत्र को मतलब आसान भाषा में पोता भी कहा जाता है, गांव में पोता भी बोलते हैं। मतलब सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त का पोता था, तो पोता को ही पौत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक की रानी कौन थी? वैसे तो रानी इसकी बहुत सारी थी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कारुवाकी, मतलब जो भी हो आप टिक कर लीजिएगा, लेकिन कारुवाकी इसकी एक इंपॉर्टेंट रानी थी। नेक्स्ट, बौद्ध एक वैश्विक धर्म किस राजा के प्रयासों से बना? तो अशोक के प्रयासों से बना था। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, हो सकता है श्रीलंका की जगह पे और कोई जगह नाम लिख दे, तो श्रीलंका। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में, तृतीय बौद्ध संघ थी। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो कलिंग पर आक्रमण किया था, और यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, मतलब हिंसा से अहिंसा की मार्ग पर इसने चलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था, है ना। देखिए कितनी बार पूछा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता शब्द से मतलब जाना जाता है। नेक्स्ट, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो आप कहेंगे शुंग वंश का स्थापित हुआ। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो सातवाहन राजवंश से संबंधित था। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश शासन भारत पर किया था? तो कन्ना वंश किया था। नेक्स्ट, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख के साथ। नेक्स्ट, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित है किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में, मतलब प्राकृत भाषा में खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित है। नेक्स्ट, शक संवत की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुषाणों को दिया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए, वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता या भगवान का स्थान प्राप्त हुआ, तो वह कनिष्क था उस समय राजा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? तो विम कड़फिसस ने किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कला की गंधार शैली फली फूली किसके समय में? तो कुषाणों के समय में, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में स्थापित हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर में आयोजित की गई थी, ध्यान रखिएगा। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय को। नेक्स्ट, वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंध है, तो कुम्हरार। अब देखिए, कुम्हरार में ही आप देखेंगे ना कि एक लकड़ी का महल था बहुत बड़ा।
मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दे दिया था? तो आजीविकों को दान में दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस चीज का बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था, मतलब बड़े पैमाने पर इसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में सोने के सिक्के जारी किसने किया था? तो भारतीय यूनानी शासकों द्वारा किया गया था। देखिए ऑप्शन आपको दे देगा बहुत सारे बुक्स का नाम और पूछेगा उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे मिलिंद पन्नों को आंसर लिया गया है। नेक्स्ट, शक वंश की कर्दमक शाखा का संस्थापक कौन था? तो चस्टन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कालाशोक किस वंश से संबंधित था? तो शिशुनाग वंश से संबंधित था। चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? तो वह कनिष्क को हराया था। मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है वह संकिसा स्तंभ है। लौरिया अरराज क्या है? तो यह एक स्तंभ लेख है, यह बिहार के चंपारण में है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, सांची स्तूप मूल रूप से जिस मौर्य शासक ने बनाया था वह कौन था? तो अशोक ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस फैक्ट को कितनी बार इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट, जिस स्थान के स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है वह कौन है? तो कंगनहल्ली, ध्यान रखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए कौन जिम्मेदार था? तो सन्निधाता जिम्मेदार था राज्य से करों की वसूली के लिए। नेक्स्ट, अशोक के प्रस्तर अभिलेख मतलब किसका प्रतीक था? तो प्रशासन के प्रतीक था, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला जिसे जैन संत के साथ किस जैन संत के साथ गए थे? तो भद्रबाहु के साथ वे चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत पर गए थे, याद रखिएगा, भद्रबाहु। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दूसरा नाम चाणक्य का विष्णु गुप्त भी था। नेक्स्ट, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किससे संबंधित था? तो अशोक से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट, अशोक महान पुत्र थे किसका? तो बिंदुसार के, यह तो आपको पता ही होगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में था क्या? तो राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। बिंदुसार के शासन के दौरान किस जगह पे अशांति फैली थी? तो तक्षशिला में। और इस अशांति को शांत करने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। बाद में ऐसा माना जाता है कि अशोक को भी इसने भेजा था इस शांति को मतलब स्थापित करने के लिए। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर महान जो बेबीलोन का शासक था, इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था और माता का नाम ओलंपिया थी। ओलंपिया एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रीमीज मगध के जिस शासक को कहा जाता है वह कौन था? तो घनानंद था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में या उसके दरबार में आया था। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इसकी राजधानी का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र, जिसको पटना के नाम से आज जानते हैं। प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ग्रहण कर लिए थे कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध से संबंधित कौन है? तो कलिंग युद्ध से अशोक संबंधित थे। अशोक ने ही आक्रमण किया था कलिंग पे और वहीं की मतलब नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। जिस स्रोत के आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था, वह स्रोत का नाम क्या था? तो वह राजतरंगिणी थी। राजतरंगिणी का लेखक कलहन को माना जाता है और कलहन की राजतरंगिणी स्रोत के अनुसार ही ऐसा माना जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बस बनाया था। नेक्स्ट, बौद्ध राज्य का संस्थापक, मौर्य राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो पतंजलि थे, याद रखिएगा। वैसे तो जितने भी मतलब 6 दर्शन हैं सभी के प्रवर्तक का नाम आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे, तो पुष्य मित्र थे। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी बाद में आए, मतलब भारत में ग्रीक आक्रमणकारी बाद में आए, तो मतलब उसके बाद कौन आया, तो शक और हून आए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक से संबंधित थे, मतलब किस शासक के शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में था। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर या पेशावर थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट, कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का शासक था, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी किसको माना जाता है, तो डेरियस को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा, तो कनिष्क ने किया था, ध्यान रखिएगा। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। शक काल कब प्रारंभ हुआ था, तो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न इससे आते हैं बार बार। अब हम लोग संगम काल से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स को देखेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आता है संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी, किसने, तो विल्ली पुतूर ने लिखी थी। अब हम लोग बात करेंगे गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित बिहार में आए हुए मतलब प्रश्नों की। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल का महत्वपूर्ण अवशेष माना जाता है, तो गुप्त काल का माना जाता है। चेर राजवंश की राजधानी कहाँ माना जाता है, कुरूर, उर या करूर, ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से नाम हो आप इतना ध्यान रखिएगा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था, तो भानुगुप्त से। और एरन अभिलेख से ही सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, 510 ईस्वी पूर्व का यह अभिलेख है। नेक्स्ट, हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला का अवशेष है, तो गुप्त कला का, मतलब गुप्त वंश में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी वह कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट, नालंदा ताम्र लेख में किस शासक को परम भागवत के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त मतलब के कितने शासकों का जिक्र मिलता है, तो 9 शासकों के जिक्र मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है, तो हरिसेन है, मतलब हरिसेन ने इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सबसे अधिक तक मतलब शासन किया किसने, तो गुप्त वंश ने किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो देखिए नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की मतलब एक प्रकार से महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट, वह वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम या गांव अनुदान में दिया था, तो वह गुप्त वंश था। नेक्स्ट, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का 6ठा भाग मतलब 1/6, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था में पतन क्या दिखाता है, मतलब दिखाता है, यह तर्क किसने दिया था, तो आप कहेंगे RS शर्मा ने। मतलब RS शर्मा का यह तर्क था कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था। नेक्स्ट, गुप्त स्वर मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता है या अंकित था, तो दिनार नाम से, मतलब दिनार गुप्त स्वर मुद्राएं को दिनार नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, गुप्त काल का मंदिर है, मंदिर का नाम दे देगा, आप पूछेगा है किस काल का मंदिर है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो थे वह गुप्त काल का मंदिर है। नेक्स्ट, वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था वह तार में लिप्त था, यह बंगाल में था। नेक्स्ट, पहली बार यह व्याख्या किसने किया था
कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो आर्यभट्ट ने इनको शून्य का आविष्कारक भी माना जाता है। यह बिहार पटना से संबंधित है। वह भूमि जिसको अप्रहत कहा जाता है, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत शब्द से इंगित किया जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा की थी किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान भारत आया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शासक थे, याद रखिएगा। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख में चंद्र शब्द जो है वह किस शासक से संबंधित था? ऑप्शन आपसे पूछेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय से चंद्र शब्द जो है वो संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट, गुप्त शासकों में विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया, इस कारण शकारी कहलाया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को पराजित किया था और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने मतलब उपाधि धारण किया। नेक्स्ट, 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भरौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया, किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, ध्यान रखिएगा। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट, वह गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो वह स्कंद गुप्त था, याद रखिएगा। स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक किसे माना जाता है? तो विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक था। नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकार किसे माना जाता है या कौन थे? तो विशाखा दत्त, ध्यान रखिएगा इस बात को। वह 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो अमर कोश में किया गया है। अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार किसको माना जाता है? तो वाग्भट्ट को माना जाता है, मतलब वाग्भट्ट अष्टांग हृदय के रचनाकार है, मतलब इनकी कृति है यह। वह कवि जिसने कुमार संभव नामक महाकाव्य लिखा, तो कालिदास ने कुमार संभव को लिखा था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो जावा सुमात्रा के शासकों से था। नेक्स्ट, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव थे। नेक्स्ट, कर्नाट वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है या कौन थे? तो हरि सिंह थे। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना का युग कब माना जाता है? तो गुप्त काल में, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुस्लिम आक्रमण। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री वेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, हर्ष के शासनकाल में आया था। थानेश्वर की राजधानी कहाँ थी? मतलब नहीं, सॉरी, थानेश्वर किस राजा की या किस वंश की राजधानी थी? तो आप कहेंगे वर्धनों की, मतलब हर्षवर्धन से संबंधित यह वंश है, तो वर्धनों की थी। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखा था, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग। देखिए कितनी बार पूछा है बिहार में, मतलब ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति ने किया था, याद रखिएगा। हर्षवर्धन इसी वंश से संबंध रखता था। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत पहुंचा था 629 ईस्वी में। देखिए युआन चुआंग ह्वेनसांग को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, कभी कभी अगर पूछ दे आपसे तो। अब हम लोग देखेंगे, यह मिलान करने के लिए था, तो यहाँ पर मिलाया हुआ है कि चंद्रगुप्त वन मतलब किससे संबंधित? कुमार देवी से, इनकी पत्नी थी। समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। कुमार गुप्त को ही महेंद्रादित्य के नाम से मतलब उपाधि से जाना जाता था। यहाँ मिलाया हुआ है, इसको याद रखिएगा।
कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, मतलब कलहन की रचना किसने, मतलब कलहन किस पुस्तक की रचना किए थे, तो राजतरंगिणी। चाहे पूछेगा राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है, तो कलहन के द्वारा। 11वीं सदी में इसे इसकी रचना हुई थी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों द्वारा, मतलब सातवाहन शासकों द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए थे, याद रखिएगा। किरातुजिनियम पुस्तक किसने लिखा था, तो भारवी ने लिखा था, याद रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो श्री गुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो 319 ईस्वी को माना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी किसे माना जाता है, तो कन्नौज था हर्षवर्धन की राजधानी। नेक्स्ट, वह चीन यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, तो फाहियान थे, मतलब फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब देखिए, राजपूत काल में नवीन जाति जो प्रमुखता पाई, मतलब प्रमुख रूप से आई, तो कायस्थ जाति, ध्यान रखिएगा। गुप्त शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपादित करने वाला शासक कौन थे, तो समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट, स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी, था बालपुत्र देव, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था, तो आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट, 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो हूनों का आक्रमण था। नेक्स्ट, गुप्त वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है, तो विष्णुगुप्त था, गुप्त वंश का अंतिम शासक। पंचतंत्र के रचनाकार कौन था, तो विष्णु शर्मा थे। नेक्स्ट, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो कुमार गुप्त था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके काल को, तो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल में सर्वोच्च न्याय प्राधिकार किसके पास था, तो राजा के काल में था। देखिए, राजवंश के समय में आप देखेंगे ना कि राजा के पास ही न्यायिक प्राधिकार होता था, मतलब। नेक्स्ट, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित करके कहाँ ले गया, मतलब थानेश्वर से कन्नौज लिया गया, याद, उस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से संबंधित, जो बिहार के विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो चंदेलों ने कराया था। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, बहुत फेमस है, कभी देखने को मिलेगा तो जरूर इसे देखिएगा, कला का एक अभूतपूर्व नमूना है। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो वत्सराज था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित्र की विषय वस्तु का संबंध क्या है, तो पालवंशी रामपाल से। नेक्स्ट, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित कहाँ है, तो बिहार राज्य में है, याद रखिएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को किस नाम से जाना जाता था, तो गोपुरम कहलाता था, मतलब दक्षिण भारत के मंदिरों का जो आकर्षक द्वार था वह गोपुरम कहलाता था। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं, वह किस राज्य में मिले थे, तो कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम क्या था, तो चेट्टी के नाम से जाना जाते थे। परमार वंश को किसने स्थापित किया था, तो उपेंद्र ने किया था, ध्यान रखिएगा। मालाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय किसको जाता है, तो राजेंद्र चोल प्रथम को, मतलब राजेंद्र चोल प्रथम ने मालाया, सुमात्रा, जावा को, मतलब इन पर विजय प्राप्त किया था। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था, तो चंद्रवरदाई था। नेक्स्ट, स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत तथा देवपाल से 5 गांव दांव में देने की प्रार्थना की थी, वह बालपुत्र देव था राजा। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था, तो
1027 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, ऐहोल में दुर्ग मंदिर का निर्माण किसके काल में किया था? तो चालुक्य के काल में हुआ था। नेक्स्ट, रथ पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा रथ पैगोडा का निर्माण करवाया गया था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था? तो वेनिगर नाम से जाना जाता था। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का प्रमुख रूप से योगदान माना जाता है क्या? तो एक संगठित स्थानीय स्वशासन के रूप में, मतलब स्थानीय स्वशासन के लिए चोल राजवंश प्रमुख रूप से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात था कौन? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक किसे माना जाता है? तो पुलकेशियन प्रथम को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगे कोंडचोलपुरम रखा था, कौन शासक था? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने, मतलब राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंडचोलपुरम अब रखा था नाम। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दंती दुर्ग को माना जाता है। नेक्स्ट, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तापी थी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कारकोट राजवंश किससे संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित था। नेक्स्ट, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अनंत वर्मन ने कराया था। नेक्स्ट, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 57 फुट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गंधार कला मिश्रण थी किसकी? मूर्ति कलाओं की, भारतीय और यूनानी शैलियों का। नेक्स्ट, अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है कहाँ? औरंगाबाद में। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो सूर्य हैं, याद रखिएगा। राजा भोज संबंधित थे परमार राजवंश से। अब हम लोग प्राचीन इतिहास के विविध वाले बिंदु को हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। चित्रकूट मंदिर स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? तो मेसोपोटामिया को माना जाता है, जो इराक में है। अब देखिए किन किन एग्जामों में पूछा गया है, सब मेंशन है इसमें साइड में। हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पे, ध्यान रखिएगा। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को। आप देखिएगा कि द्वितीय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। मतलब प्रथम तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। अजंता की गुफाएं कहाँ है? किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में है। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, बोरोबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उपकरण है। यह कहाँ पे है? मतलब किस कला? तो भारत जवा कला का यह विशिष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट, राग विबोध ग्रंथ का लेखक का नाम क्या है? तो सोमनाथ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्राकृत प्रकाश का ग्रंथ किसने लिखा था? तो वर रुचि ने लिखा था। देखिए इस तरीके के फैक्ट को भी याद रखिए, क्योंकि एक फैक्ट भी इस तरीके के आता है और यदि आप नहीं बनाते हैं तो आप पीछे हो जाएंगे, और बना लेते हैं तो एक नंबर आगे हो जाएंगे। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, वह चोल वंश था। चोल शासक आप देखेंगे स्थानीय स्वशासन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। नेक्स्ट, प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि किसे माना जाता है? तो 10,000 वर्ष पूर्व, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 वर्ष पूर्व को माना जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय नगरीकरण में आप देखेंगे किस धातु का प्रमुख योगदान माना जाता है? तो आप कहेंगे लोहा का। भारत के प्राचीनतम सिक्के किसको कहा जाता है? तो आहत सिक्के को प्राचीनतम सिक्के माना जाता है। नेक्स्ट,
प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी वह क्या थी? तो खरोष्ठी थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। आपको पूछेगा किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो ओम शब्द से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है, ध्यान रखिएगा। नौ नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थानों के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग